हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हम में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो हम 8.3 में पढ़ेंगे वह उसके एग्जाम्पल्स और उसके साथ में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर 8 था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 में जो क्वेश्चंस थे वो प्रॉफिट एंड लॉस, एसपीसीपी, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस, फ्रैक्शन, परसेंटेज, इन सब टॉपिक पे बात कर ली थी। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो पढ़नी है एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में जो टॉपिक है वह है हमारा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट देखिए दो टाइप के होते हैं। एक इंटरेस्ट है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा इंटरेस्ट है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें इन्हीं टॉपिक के बारे में बातचीत करनी है। तो देखिए, बुक में जैसे लिखा हुआ है, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेज ऑन मनी डिपॉजिटेड विद देम। कहता है इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट ब्याज, यानी कि ब्याज वह चीज़, वह अमाउंट होता है या वह एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो कि कोई इंस्टीट्यूशन पे करता है, जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस। जब हम इनके पास में अपना कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, हम बैंक में जब भी कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमें उस पर क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। यानी कि हमारे अमाउंट के ऊपर हमें कुछ ब्याज मिलती है और वही ब्याज हमारे जो टोटल अमाउंट है उसके साथ में जुड़कर क्रेडिट हो जाती है। वहीं इंटरेस्ट इज ऑल्सो पेड बाय पीपल। इंटरेस्ट और दिया किसके द्वारा जाता है? लोगों के द्वारा भी दिया जाता है। कब देंगे लोगों के द्वारा? जब ये पीपल बोरो करते हैं कहीं से लोन। तो मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने बैंक से लोन लिया, तो बैंक से अगर उसने 500 रुपये लोन लिया या 5,000 रुपये उसने लोन लिया, तो वह वापस बैंक को जो पैसा रिटर्न करेगा तो वो 5,000 रुपये तो देगा ही देगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट जितने टाइम के लिए उसने लोन लिया है उसके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा अमाउंट देगा, इसी को हम क्या कह देते हैं? इंटरेस्ट कह देते हैं। तो बैंक जब हमें इंटरेस्ट देता है तो थोड़ा कम परसेंट पे देता है, और जब हमसे इंटरेस्ट लेता है तो थोड़ा ज़्यादा परसेंट पे हमसे इंटरेस्ट लेता है। इस बीच का जो इनकी इनकम होती है, जो इनके पैसा इनके पास बचता है, उसी से ये बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं और इसी तरीके से बैंक अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, वी ऑलरेडी नो हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। मीन्स आप इससे पिछली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। हम एक बार जरूर बात करेंगे कि होता क्या है सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात को आगे लेके चलेंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, हमें इसमें कुछ टर्म्स के बारे में जान लेना है। सिंपल इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट के आगे जो शब्द लगा हुआ है सिंपल, यानी कि ये वो इंटरेस्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। इसका क्या मतलब है इसे समझते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में दो तीन टर्म जो पढ़नी है। पहला है प्रिंसिपल। पहला क्या हो गया हमारा? प्रिंसिपल। दूसरे की बात करें, दूसरी क्या चीज हो जाती है हमारी? रेट। आर से हमारा हो जाएगा रेट। टी फॉर टाइम। ऐसा ही से हम सिंपल इंटरेस्ट इसे सिंपल इंटरेस्ट से डिनोट कर देंगे, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। इसके अलावा एक और चीज़ जो हमें इसमें लिखनी है वो है हमारा अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने 5,000 रुपये बैंक से उधार लिए या लोन लिया, मैंने 5,000 रुपये बोरो किए। अब 5,000 रुपये के बदले अब मुझे जो बैंक को लौटाना है वो 5,000 रुपये तो मैं लौटाऊंगा ही। इसके अलावा जो अमाउंट लौटाऊंगा, इन दोनों को जोड़कर जो अमाउंट बनेगा उसी को टोटल जो बनेगा उसी को हम अमाउंट कह देते हैं। अमाउंट क्या हो गया? जो प्रिंसिपल हमने लिया प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। अब समझते हैं इन टर्म्स को क्या मतलब है। तो देखिए, मान लीजिए हमने बैंक से 5,000 रुपये लोन लिए, तो ये जो 5,000 रुपये ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। अब बैंक ने हमें लोन देते टाइम यह बताया कि वो जो इंटरेस्ट पे करेगा, यानी कि वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो 5% पर एनम से चार्ज करेगा। अब यहाँ पे जो ये शब्द है पर एनम, इसका मतलब होता है पर एनम। एनम का मतलब होता है एक साल, यानी कि पर 1 ईयर। प्रति वर्ष वह 5% की ब्याज दर से हमसे क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा। टी हो गया टाइम, कितने टाइम के लिए बैंक ने हमें लोन प्रोवाइड किया। अब 5,000 रुपये पर 5% के रेट से कितने टाइम के लिए लोन दिया गया है?
उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकलेगा जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम पे करेंगे किसके साथ में, 5,000 रुपये जो लिए थे उसके साथ में। तो ये 5,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे और जो भी बैंक के द्वारा इंटरेस्ट बनेगा वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखेंगे और इसी को मिलाकर बोल दिया जाता है अमाउंट। और ये सारी चीज़ आप पिछली क्लास में जरूर पढ़ के आए होंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें इसमें जानना है कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। उससे पहले एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 10, उसकी बात करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सम ऑफ 10,000 इज बोरोड, यानी कि 10,000 रुपये बोरो किए गए एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। तो 15% ब्याज रेट से प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपये लिए गए, 15% पर एनम, तो पर एनम को पी ए लिख देते हैं शॉर्ट में, फॉर 2 ईयर्स। तो टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर्स। आगे लिखा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो फॉर्मूला कैसे बनता है, तो देखिए रेट परसेंट जो दे रखी है ये होगी 15%, का मतलब हो गया 100। इसका मतलब है 100 रुपये पे 15 रुपये ब्याज, कब के लिए, 1 साल के लिए। मतलब कि अगर हमने सिर्फ 100 रुपये ही उधार लिए होते तो हमें 15 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कब, 1 साल में। ये होता है पर एनम रेट परसेंट। अब अगर हमने 100 के बजाय कितने रुपए लिए हैं, 10,000 रुपये उधार लिए हैं, तो देखिए 100 पर 15, यानी कि हम मान सकते हैं पी और ये रेट परसेंट, ये टाइम। तो मतलब ये 100 रुपये उधार लिए तो हमें 15 रुपये इंटरेस्ट देना है। 1 रुपये उधार लिया होगा तो 15 बटे में 100 रुपये उधार देंगे। मीन्स अगर हमने 100 रुपये उधार लिए तो 15 रुपये में इंटरेस्ट देना। अगर हमने 1 रुपया उधार लिया होता तो 15/100 रुपीज़ मुझे देने पड़ते, और हमने उधार कितना लिया, 10,000 रुपये उधार लिए हैं। तो 10,000 रुपये तो 15 बटे में 100 इंटू का 10,000। अब ये है 1 साल का और हमें निकालना है टोटल 2 साल का, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे 10,000 आएगा। ये देखिए ये हमारा P, ये हमारा R, ये हमारा T और ये हमारा हो गया अपॉन में 100। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू R इंटू T बाय 100। फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है, यूनिटरी मेथड से ही फॉर्मूला ड्राइव करा गया है। तो ये आपने जान लिया होगा कैसे फॉर्मूला बनता है। हमें यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, अगर हम निकालें सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का मतलब क्या होता है, इस शब्द का भी मतलब हम समझेंगे। तो यहीं पे देखते हैं, मान लीजिए कि हमने ये रुपया सिर्फ 1 साल के लिए लिया होता, तो P फॉर्मूला लिखेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। यहाँ पे 10,000 है, 2 से ये 2 कट गया, 15 2 30, 3,000 रुपीज़ आ गया। इसका मतलब यह है कि यदि उसने पैसा सिर्फ 1 साल के लिए ही लिया होता तो पहली साल हम कितना इंटरेस्ट दे रहे होते, 3,000 रुपये इंटरेस्ट दे रहे होते। अब जैसे ही हम सेकेंड ईयर की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, 2 साल का नहीं सिर्फ दूसरे साल का, तो प्रिंसिपल यही रहना है, रेट परसेंट भी यही रहनी है। और यहाँ पे देखिए हमने टोटल निकाल लिया था, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 1 साल का ही निकाल रहे हैं हम। 1 साल का कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये। अगले साल का, दूसरे साल का निकालेंगे तो देखिए दूसरे साल का भी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1,500 रुपये ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये, यदि हमने 10,000 रुपये उधार लिए हैं तो पहले साल की जो ब्याज थी और जो दूसरे साल की ब्याज थी, यहाँ भी 1,500 रुपये ही मुझे एक्स्ट्रा देने पड़े और अगले साल भी 1,500 रुपये ही एक्स्ट्रा देने पड़े। इसका मतलब यह हो गया कि यदि यह पैसा 5 साल के लिए भी लिया गया होता तो हर साल हमारी जो ब्याज होती वह सेम ही रहती, यानी 1,500 रुपये ही हम हर साल पे कर रहे होते। तो इसीलिए इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं आ रहा, जो पहले साल था वही दूसरे साल है। अगर ये और ज़्यादा टाइम के लिए होता तो वही अगले साल के लिए भी कंटिन्यू रहता। फिलहाल हमारा प्रिंसिपल, हमने जो पैसा लिया वो सिर्फ 2 साल के लिए लिया, तो अब 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया टोटल, तो टोटल इंटरेस्ट 2 साल का हो गया 3,000 रुपये। और क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है तो हम एक ही बार में भी निकाल सकते थे। देखिए यहाँ पे पहले साल का या दूसरे साल का, अगर हम दोनों साल का एक साथ निकाले तो कोई बदलाव तो आना नहीं है इंटरेस्ट में, डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करते 3,000 हमारा यहाँ आ जाता।
तो आप सिंपल इंटरेस्ट जब भी निकालेंगे तो एक साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हर साल सेम है। 5 साल होगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हमें पे करना पड़ेगा, तो जो हमने अमाउंट प्रिंसिपल लिया था उधार और जो हमने इंटरेस्ट यहाँ पर बन रहा है सारा चार्ज करना पड़ेगा, सारा हमें लौटाना पड़ेगा। तो 10,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये, यानी कि वी हैव टू रिटर्न बैक 13,000 रुपीज़। हमें 13,000 रुपये लौटाने होंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सपोज कीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का और वहाँ से चीज़ों को समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को पहले सिंपल और कंपाउंड दोनों से बताऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा, कहाँ पर ऐसा हो जाता है कि वैल्यू चेंज हो जाती है। तो देखिए एग्जाम्पल से ही शुरुआत करते हैं। 20,000 रुपये मान लेते हैं किसी पर्सन ने 20,000 रुपये उधार लिए, टाइम पीरियड हो गया 2 साल और रेट परसेंट हो गया 8%, कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, कंपाउंडेड एनुअली। इस बात का मतलब भी समझेंगे। हमसे पूछा जा रहा है कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा और कितना अमाउंट वह पे करेगा। तो अब मान के चलिए, अब यही क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से करते हैं। अगर ये ऐसा ही होता तब क्या फ़र्क पड़ता और ये CI होता तब क्या फ़र्क पड़ता। हम हर साल का अलग अलग निकालते हैं। देखिए अगर आपको बोला जाए टोटल ऐसा ही बताइए, तो P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 8 टू 16 टू 32 कितना आएगा, 3200 रुपये। ये हो गया टोटल 2 साल की ब्याज, अगर यह रुपया सिंपल इंटरेस्ट के केस में होता तो। अब हम इंडिविजुअल प्रत्येक साल का अलग अलग निकालते हैं SI। मान लेते हैं ये क्वेश्चन CI का नहीं SI का होता, तब क्या रहता और तब हम कितना अमाउंट पे करते, तब जाकर आप इसे अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 20,000 रुपये 8% रेट से, पहले साल सिर्फ एक साल का, अपॉन में 100 सॉल्व किया, 1,600 रुपये आ गया। अब जैसे ही हम दूसरे साल पर जाएंगे, सिर्फ दूसरे साल का, 2 साल का नहीं, सिर्फ दूसरे साल का, तो प्रिंसिपल तो सेम रहना है, रेट परसेंट भी सेम रहना है और दूसरे साल का मतलब तो एक साल ही रह गया, अपॉन में 100। 2 साल थे तो पहला साल और दूसरा साल, ये नंबर में दूसरा साल है लेकिन है तो एक ही साल, इसलिए हमने यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ भी कितना आया, 1,600 रुपये आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकाला दोनों सालों का, वो 3200 आया। इंडिविजुअल निकाला तो दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम ही चला। यहाँ भी 1,600 यहाँ भी 1,600 जोड़ देंगे तो 3200 आ गया। लेकिन वहीं पर अगर ये क्वेश्चन सिंपल क्या नहीं कंपाउंड का होता तब क्या फर्क पड़ता। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, पहले साल जो ब्याज है वो सेम ही रहेगी। यानी कि पहले साल के लिए SI जो सिंपल इंटरेस्ट जाएगा वो सेम जाएगा, 20,000 रुपये इंटू का 8 इंटू का 1 अपॉन में 100, यानी कि पहले साल जो ब्याज गई वो 1,600 रुपये ही गई। अब क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब है ब्याज पर भी ब्याज लगना। कहने का मतलब ये कि मेरे पास में 20,000 रुपये टोटल थे, जिसपे कि पहले साल अगर मुझे सिर्फ एक साल की ही ब्याज देनी पड़ती तो मुझे 1,600 रुपये देने पड़ते, जबकि अब मुझे कितने देने पड़ रहे हैं, 2। अब मेरा टोटल अमाउंट यानी कि मुझे 21,000, 21,600 रुपये, यानी कि 21,600 रुपये मुझे एक साल के बाद लौटाने पड़ते। अगर एक साल का ऐसा ही होता तब भी मुझे 21,600 ही लौटाने पड़ते, यानी कि यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा अब तक की बात में। लेकिन जैसे ही हम सेकेंड ईयर पे आते हैं, तो हम क्या देखते हैं, सेकेंड ईयर के केस में यहाँ प्रिंसिपल 20,000 ही था, यहाँ प्रिंसिपल पे कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल पे चेंज आ जाएगा कब, जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं CI का। CI के केस में जो नया प्रिंसिपल होता है वह हमारा अमाउंट, यानी कि जो पहले साल का अमाउंट है वही हमारे दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। यानी कि अब जो हमारा दूसरे साल का इंटरेस्ट लगेगा वो 21,600 पर लगेगा, P इंटू R इंटू T एक साल के लिए अपॉन में 100। सॉल्व करेंगे, 8 6 48 कैरी 4, 8 1 8, 8 और 4 12 कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 1,728 रुपये। ये हो गया हमारा दूसरे साल की ब्याज। अब ध्यान से समझिएगा, पहले साल की ब्याज 1,600 रुपये यहाँ थी, दूसरे साल की ब्याज भी 1,600 रुपये यहाँ पर थी।
लेकिन कंपाउंड के केस में क्या हुआ, पहले साल की ब्याज तो 1600 रुपये गई, लेकिन दूसरे साल की ब्याज 1728 रुपये गई। हम देख रहे हैं पहले साल ब्याज सेम थी, ये एसआई का केस है, ये सीआई का केस है, लेकिन दूसरे साल में यहाँ 1600 गई जबकि यहाँ पर 1728 गई। अब ये 1728 क्यों हो गई, ये इसलिए हो गई क्योंकि हम 20,000 पर तो दे रहे थे सिर्फ 1600 रुपये, लेकिन अब हमें 20,000 के बाद इस 1600 रुपये पर भी तो ब्याज देनी पड़ी, जो अमाउंट मेरा यहाँ पर जुड़ गया। 20,000 पर तो 20,000 पर 8% के रेट से तो 1600 रुपये ब्याज बनेगी, तो अगले साल हमने 1600 दिए, लेकिन यहाँ हमारा 1728 आया। वो किस वजह से आया, इस 1600 रुपये की वजह से आया। यानी कि जो पहले साल का एसआई था वो यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ पर ऐड हो गया, इसकी वजह से ये अमाउंट बढ़ गया। अगर हम इस 1600 रुपये की बात करें तो सिर्फ अकेले 1600 रुपये पर 8% रेट से जो इंटरेस्ट बनेगा वो 128 रुपये बनेगा, और यही 128 रुपये इसमें ऐड हो गया दूसरे साल, जिस वजह से ये 1728 बन गया। तो यहाँ पर क्या हमने पाया कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट में चल रहे थे तो ब्याज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर आए तो जो प्रिंसिपल पे ब्याज लगनी है वो तो लगनी है, लेकिन अगले साल पर कंपाउंड के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट पर भी ब्याज लग गई, और अगले साल पर सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज लग के कितना हो गया अमाउंट, ये 1600 रुपये पर 8% ब्याज लगकर हो गया 1728 रुपये, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब जैसे ही हम तीसरे साल पर आएंगे, मान लीजिए 3 साल का क्वेश्चन होता, तो अब हम यहाँ पे अमाउंट निकालते 2 साल के बाद, तो 21,600 में हम 1728 जोड़ देते, और यही प्रिंसिपल बन जाता हमारा तीसरे साल के लिए। तो इसका मतलब है इस पर भी ब्याज लगेगी और इस पर भी लगेगी, तो अगेन जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हो गया, यहाँ पर ब्याज लग रही है, इसी चीज़ को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगना। यानी कि अगर हम कभी किसी पर्सन से रुपए उधार लेते हैं, कहीं से भी रुपए लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें कम रुपया देना पड़ता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, हमारी इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ब्याज लग रही है। आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ 20,000 पर नहीं, इस 1600 रुपये पर भी 8% लगा है। तो देखिए हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू ऐड कर दी हैं, जिस वजह से ये 1728 आ गया, नहीं तो ये 1600 ही आता। इसे कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बाय फॉर्मूला भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, और हम सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले साल का जो एसआई होगा, या पहले साल के लिए, सिर्फ पहले साल के लिए सीआई होगा, इंटरेस्ट सेम होगा P इंटू आर इंटू टी के फॉर्मूले से। यहाँ से जो बनेगा वो एसआई बनेगा पहले साल का, या हम इसे सीआई भी कह सकते हैं पहले साल का। अब यहाँ से जो अमाउंट आएगा वो कब आएगा, जब हम प्रिंसिपल में एसआई या सीआई जो भी मानो आप उसे जोड़ दोगे तो अमाउंट बन जाएगा। अगर ये सिर्फ एसआई का क्वेश्चन होता तो टाइम को उतने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार में आंसर आएगा। लेकिन अगर ये सीआई होता तो अगले साल का जो प्रिंसिपल होगा वो इस अमाउंट के बराबर होगा। इसका मतलब जब हम सेकेंड ईयर के लिए एसआई निकाल रहे होंगे, तो सेकेंड ईयर के लिए अगर ये सीआई का क्वेश्चन है तो सेकेंड ईयर का जो एसआई बनेगा वो क्या बनेगा, P2 इंटू का आर इंटू का टी अपॉन में 100। हम प्रत्येक साल का अलग अलग निकाल लें तो यहाँ पे टी की वैल्यू 1 होगी, फिर यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा दूसरे साल का। या हम ऐसा कहें कि जैसे ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो अमाउंट होता है वही अगले साल का प्रिंसिपल बन जाता है, तो वैल्यू ऑब्वियस ही बात है बढ़ जाएगी। सिर्फ इंटरेस्ट भी ऐड हो गया तो इस पर भी ब्याज लगेगी, इस वजह से ही हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब एक यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं, फॉर्मूला दे रखा है, कैसे फॉर्मूला डिड्यूस होता है, तो हम फॉर्मूले की बात करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग समझते हैं। P1 दे रखा है 5,000 रुपये, रेट परसेंट दे रखा है 5%। अब जितने भी टाइम पीरियड के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए हम पहले साल के लिए तो ऐसा ही निकालते हैं, चाहे वो सीआई का क्वेश्चन हो चाहे एसआई का, P इंटू आर इंटू टी पहले साल के लिए अपॉन में 100। ये जो भी वैल्यू आएगी यही हमारा क्या है, एसआई है। अमाउंट कब निकलेगा, जब हम प्रिंसिपल में एसआई जोड़ देंगे। हमने क्या करा, प्रिंसिपल में एसआई जोड़ दिया, 5,000 इंटू का 5 इंटू का 1/100। अब ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा अमाउंट हो गया, और यही अमाउंट दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा।
अब हम दूसरे साल का इंडिविजुअल निकाल रहे हैं, तो दूसरे साल के लिए तो ये पी है, तो ये पूरा पी हो जाएगा। अब देखिए हम 5000 इनमें से कॉमन कर लेते हैं। 5000 जैसे ही कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 5/100, ये है सिर्फ P2, यही P2 है, इंटू का आर कितना है 5, इंटू का T अपॉन में 100। अब अगेन हम क्या देख रहे हैं, हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे से कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ में कर दीजिए, यानी ये सारा टर्म मल्टीप्लाई में आ रहा है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5000 इंटू का, इसे आगे लिख दिया 5 इंटू 1 अपॉन में 100, और ये आ गया 1 प्लस 5/100, ब्रैकेट वाला ब्रैकेट में ही रह गया। ये है सिंपल इंटरेस्ट कब का, दूसरे साल का, और यही सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा तीसरे साल के लिए। तो अमाउंट, सॉरी ये तो सिंपल इंटरेस्ट है, अभी हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट कब आएगा, जब हम पिछले साल का प्रिंसिपल, तो पिछले साल का प्रिंसिपल तो ये था, पिछले साल का प्रिंसिपल ये था P2 5000, ये है हमारा पिछले साल का प्रिंसिपल जो हमने इसी को सॉल्व करके लिख दिया। 5000 कॉमन किया, 1 प्लस 5/100, तो ये आ गया 1 प्लस 5/100, ये हो गया P प्रिंसिपल, प्लस इंटरेस्ट आएगा तो ये पूरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हम इसमें जोड़ देंगे 5000 इंटू का 5/100 ब्रैकेट में 1 प्लस का 5/100। अब इस दोनों में हम क्या कॉमन पा रहे हैं, इन दोनों में हमें ये कॉमन नज़र आ रहा है कि यहाँ भी ध्यान से देखें तो क्या नज़र आ रहा है 5000, यहाँ 1/5/100, और यहाँ पर कितना लिखा है 5000/100, और ब्रैकेट में 1 प्लस 5/100। अगर हम इस अमाउंट की बात करें, दूसरे साल का अमाउंट है, हम इसमें से कॉमन निकालते हैं, तो देखिए 5000 जैसे ही कॉमन करेंगे और 1 प्लस 5/100 जैसे ही कॉमन किया, यानी कि ये पूरा कॉमन कर लिया, तो इसकी जगह तो आ गया 1 प्लस 5000, सॉरी सिर्फ 5000, ये चीज यहां पर है और ये चीज, इतना हमने यहाँ पे पहले ही बाहर पोर्शन निकाला। अब बच क्या गया यहाँ पे 1, इसकी जगह तो 1 आ गया, प्लस 5/100 यहाँ पर बच गया। क्लियर। देखिए दोबारा से एक बार इस कंसेप्ट को देखते हैं। हमने क्या करना है, इसे साइड में इस तरीके से लिखते हैं जैसे बुक में दे रखा है। देखिए हमने क्या करना है, सिंपल ऐसा ही निकालना था पहले साल का। ऐसा ही कितना बना, P इंटू आर इंटू 1 अपॉन में 100, यहाँ पे 1। अमाउंट कितना बना, अमाउंट पहले साल के लिए P1 प्लस का SI1, SI1 को हम क्या लिख दें, P1 प्लस का SI1, ये है P1 इंटू का R अपॉन में 100। अब इस पूरे में से हमने P1 कॉमन कर लिया, जहाँ से कि ये कॉमन है, P1 जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये बाहर आ गया, प्लस R/100। अब ये क्या बन गया है, ये अमाउंट है पहले साल का, लेकिन यही प्रिंसिपल है दूसरे साल के लिए। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से SI निकालेंगे, SI2, तो ये पूरा प्रिंसिपल है तो इसे एज इट इज लिख देंगे, P इंटू अब R इंटू T अपॉन में 100, तो T तो 1 ही है। ये हो गया SI कब का, दूसरे साल का। हम इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, P1, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं P1 R/100 आगे लिख दिया, और 1 प्लस R/100 को हमने ब्रैकेट वाले को एज इट इज लिख दिया। अब ये क्या हो गया, SI हो गया दूसरे साल का, और अमाउंट क्या हो जाएगा दूसरे साल का, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो ये था हमारा, तो इसे जोड़ दीजिए P1 1 प्लस R/100, ये हो गया प्रिंसिपल, और ये है हमारा SI, इसे इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना लिखेंगे, इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए सिंपली हमने इसमें सिर्फ कॉमन करना है और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना, हमारी वैल्यूज निकलती हुई चली जाएंगी। देखिए ये है हमारा अमाउंट, एक बार इसे भी हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रिंसिपल प्लस का P2 प्लस का SI2। अब P2 देखते हैं क्या लिखा हुआ, देखिए P2 क्या है, P1 ब्रैकेट में 1 प्लस का R/100, P1 ब्रैकेट में 1 प्लस का R/100, और SI2 क्या है, ये पूरा SI2 है, इसे इसमें जोड़ दीजिए P1 R/100 ब्रैकेट में 1 प्लस का R/100। अब ध्यान से देखिए हम क्या कॉमन कर रहे हैं, P1 1 प्लस R/100, ये पूरा दोनों में आ रहा है, हमने ये दोनों में से ही कॉमन कर लिया, तो P1 R1 प्लस R/100 ये कॉमन आ गया, यानी कि ये पोर्शन हमने यहाँ से गायब कर दिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, इसकी जगह 1 प्लस P1
और 1 प्लस आर बाय 100 ये पूरा बाहर आ गया है, तो अंदर क्या रह गया 1 प्लस आर बाय 100, इतना ही बच गया है अंदर। क्लियर है? तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या वैल्यूज फाइंड आउट कर ली कि पहला प्रिंसिपल यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद में जैसे ही हम अमाउंट दूसरे अमाउंट की बात करी, यानी कि 2 साल के बाद का जो भी टोटल अमाउंट बनना है उसमें 1 प्लस आर बाय 100, 1 प्लस आर बाय 100 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, P1 ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 2 बार है तो 2 बार। ये क्या बन गया? ये अमाउंट हमारा तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन गया। अब जैसे ही हम तीसरे साल का ऐसा ही निकालेंगे तो P3 इंटू आर इंटू टी तो 1 ही है अपॉन में 100। उसके बाद जैसे ही हम अमाउंट निकालेंगे तीसरे साल का तो ये P3 फिर आएगा प्लस तीसरे साल का ऐसा ही, तो P3 इंटू का आर अपॉन में 100। अब जैसे ही हम P3 को कॉमन करेंगे यानी ये वैल्यू कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आर बाय 100 फिर से बच जाएगा। इसका मतलब यह हो गया कि जैसे जैसे हम अमाउंट का फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो पहले वाला प्रिंसिपल ये P3 में यहाँ P1 वैल्यू आ जाएगी जैसे हम इसमें पुट करेंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाय 100 और जितने साल की बात कर रहे हैं उतनी ही पावर यहाँ पर लग जाएगी। ये फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट का। कैसे डिड्यूस हुआ है एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बुक में दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे फॉर्मूला निकाल रहे हैं। हम सिर्फ सिंपली पहले साल का ऐसा ही निकाला, फिर अमाउंट, फिर जो अमाउंट बनेगा वही दूसरे साल का प्रिंसिपल, वैल्यूज पुट कर देंगे, ऐसा ही निकालेंगे, फिर इसके बाद अमाउंट निकालेंगे, फिर प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा और फिर ऐसा ही निकालेंगे, फिर अमाउंट निकालेंगे, कॉमन करोगे तो यही फॉर्मूला बचेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का ये फॉर्मूला बन गया। अब ये है टोटल अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 5,000 रुपये अगर हमने उधार लिया और मान लीजिए कि हम 5600 रुपये लौटा रहे हैं तो ये अमाउंट की वैल्यू डायरेक्ट निकलेगी इस फॉर्मूले से, ये हमारा प्रिंसिपल है। लेकिन इंटरेस्ट कितना पे हुआ, तो इंटरेस्ट तो तब निकलेगा जब हम अपने टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें। तो ये हो गया CI का फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा इससे हम अमाउंट निकालते हैं, हमें यहाँ पे CI निकालना होगा तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए इन क्वेश्चंस को करने की बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं। एक अप्रोच वह भी है जो मैंने RS अग्रवाल की बुक की वीडियोस जहाँ पे बनाई है वहाँ पे मैंने आपको समझाया, और सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, RS अग्रवाल बुक के क्वेश्चंस को देखिए, जितनी एक्सरसाइज कंप्लीट कराई हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं। आप उन्हें वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और अच्छे से कीजिए। यहाँ पर लिमिटेड क्वेश्चन है और यहाँ पे तरीका भी लिमिटेड है। एग्जाम्पल 11 देखिए क्या कहता है, CI बताइए 12,600 पर 2 साल के लिए 10% कंपाउंडेड एनुअली। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। पहला और सबसे सिंपल तरीका जो बुक में दिया है, अमाउंट निकालना है। फॉर्मूला लिखिएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर, ये आर है, बाय 100 की पावर n होता है टाइम, तो टाइम तो 2 है। हम इसे इससे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कट गया 12,600 इंटू 10, एल्शियम लेंगे 10 प्लस 1 11/10, पावर 2 है तो 2 बार यहाँ पर आएगा अपॉन में 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 15,246 रुपये यहाँ पर आएगा। अब क्या मतलब हुआ, अमाउंट आ गया लेकिन हमसे तो पूछा गया CI बताइए, तो CI कब निकलेगा, जब हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। सॉल्व करेंगे 2646 आंसर आएगा जैसा कि बुक में दिया हुआ है। अब सपोज यही क्वेश्चन हमें करना है लेकिन SI के तरीके से, अलग अलग साल का अलग अलग निकाल के, तो देखिए कैसे करेंगे। प्रिंसिपल है 12,600 रुपये, रेट परसेंट है 10%, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। हम पहले साल का ऐसा ही निकालते हैं कि पहले साल सिर्फ 1 साल की बात रही होती तो ब्याज हमारी कितनी जाती, P इंटू आर इंटू 1 साल का निकाल लें तो अपॉन में 100। ध्यान से देखें तो 1260 रुपये पहले साल का इंटरेस्ट आ गया। अब अगर मैंने आपको जो अभी समझाया उसके अकॉर्डिंग करें तो हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए कैसे, जैसे ही हम पहले साल का अमाउंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस, इसे P1 मान लेते हैं, और SI 1 जोड़ दें तो 12,600 में जैसे ही हम 1260 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 06831 18 सही है, 13,860 रुपये यहाँ पर बन गया। ये हो गया अमाउंट दूसरे साल का।
यानी सॉरी 1 साल के बाद अगर हमें टोटल पैसा लौटाना पड़ेगा तो हम कितना लौटाएंगे, 13,860 रुपये हमें वहाँ लौटाने होंगे। अगर हम 2 साल की बात करें तो दूसरे साल के लिए यही अमाउंट मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा, जो अभी फॉर्मूले से मैंने समझाया आपको। 13,860 इंटू का 10 इंटू का 1/100, 1 0 2 0, देखिए दोनों जीरो कट गई। ऐसा ही आया दूसरे साल के लिए, ब्याज जो जाएगी वो 1386 रुपये जाएगी। अब ध्यान से समझिए, पहले साल की ब्याज गई 1260 रुपये, जबकि दूसरे साल ब्याज गई 1386 रुपये। अगर ये ऐसा ही होता तो ब्याज कितनी जाती, 1260 रुपये ही जाती दोनों साल। इसका मतलब कितनी एक्स्ट्रा गई, तो हम देख रहे हैं 126 रुपये एक्स्ट्रा गए। इन दोनों ब्याजों में अंतर जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 126, यानी 126 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने पड़ेगी। 126 क्यों देने पड़ गए, क्योंकि हम यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट करते। देखिए 12,600 पर तो 1260 रुपये आपको देने ही थे, पहले साल भी 1260 देते हैं आप, दूसरे साल भी 1260 देते, लेकिन हमने यहाँ पे 126 रुपये एक्स्ट्रा दिए, तभी जाकर तो यहाँ पर देखिए ये कितना बना, 1386 रुपये बन गए। तो ये 1386 क्यों बने, क्योंकि 12,600 पर तो 10% इतना ही होगा, 10% इतना ही होगा, लेकिन ये जो अंतर आया है ये हम ब्याज पर ब्याज देते हैं, और पहले साल की ब्याज थी 1260 रुपये, इसका 10%, 1260 का 10% अगर हम देखें तो यही होता है 126 रुपये के बराबर। यानी कि जो एक्स्ट्रा 126 रुपये मुझे देने पड़ रहे हैं वो इस ब्याज की वजह से देने पड़ रहे हैं। ये ब्याज यहाँ पर ऐड हो चुकी है, 13,860 में ये ब्याज ऐड हो गई है, इसलिए मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा 126 रुपये देने पड़े। और यहाँ पर से हम देख सकते हैं 1386 रुपये टोटल हमारी ब्याज, सॉरी दूसरे साल की ब्याज जो बनेगी वो 1386 रुपये बन गई। तो पहले साल की ब्याज कितनी, 1260 रुपये, दूसरे साल की कितनी बनती तो 1260 अगर ये सिंपल होता तो, लेकिन 126 रुपये ब्याज लग गई इस ब्याज की वजह से। तो टोटल ब्याज कितनी हो गई, 1260 और 1386 जोड़ कर देखिए, 8 से 14 कह रही है 6 और 2 2646, और यही हमने यहाँ पर भी निकाला था। तो कंसेप्ट के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि आप हर चीज़ को डेटा को तोड़कर समझ सकते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है कि 1260 रुपये पहले साल, दूसरे साल भी 1260 लगते अगर ये सिंपल होता, लेकिन यहाँ 1386 क्यों हो गए, क्योंकि ये 1260 रुपये हमारे यहाँ पर ऐड हो गए। इस पर भी ब्याज गई, इस पर जो ब्याज गई वो 1260 रुपये, और इस अमाउंट पे जो ब्याज गई वो 126 रुपये, इसलिए दोनों ब्याज जुड़कर 1386 रुपये हो गई। कब के लिए, दूसरे साल के लिए। तो ये है कंसेप्ट हमारा, जिससे कि हम CI/SI को बाय फॉर्मूला और एक एक साल का अलग अलग करके तोड़ सकते हैं। अब हम आते हैं, जब क्वेश्चन में दिया गया हो रेट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, एनुअली या फिर हाफ ईयरली दिया गया हो, एनुअली की तो बात हमने कर लिया, अब हाफ ईयरली को समझते हैं। तो देखिए दो चीज़ें हैं, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं। रेट परसेंट की बात करते हैं और टाइम की बात करते हैं। तो देखिए टाइम जब भी दिया जाएगा, सॉरी रेट परसेंट जब भी दिया जाएगा, ऐसे लिखा होता है क्वेश्चन में 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा जाएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब ये होता है, या हम ये कहें कि इससे पिछले क्वेश्चन में जहाँ लिखा था कंपाउंडेड एनुअली, इसका मतलब यह रहता है कंपाउंडेड एनुअली कि 1 साल के बाद में ये ब्याज पर ब्याज लगा देगा, कंपाउंड कर देगा, उस ब्याज पर भी ब्याज लगा देगा। कब, 1 साल के बाद। लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिख दिया तो इसका मतलब है अब वो जो ब्याज 1 साल के बाद ब्याज पर ब्याज लग रही तो वो 1 साल पे नहीं, अब वो 6 महीने के बाद ही लगा देगा, यानी कि हर 6 महीने के बाद ही ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट हो जाएगी। इसका मतलब इस केस में हमें ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा। ऐसा क्यों, देखिए मान लेते हैं 100 रुपये था हमारा प्रिंसिपल, रेट परसेंट हम मान लेते 10% था, और टाइम पीरियड मानते 1 साल था। तो 1 साल में, या हम टाइम पीरियड को मान, सॉरी 1 साल ही मानते हैं, तो मुझे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो कितना देना पड़ेगा, P/R/T/100, 10 रुपये देना पड़ेगा 1 साल के केस में, अगर ये कंपाउंडेड एनुअली होता तो। लेकिन अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इसका मतलब अब वो हर 6 महीने के बाद ब्याज पर ब्याज लेगा। तो अब मुझे यहाँ पर पहले 6 महीने की ब्याज निकालनी पड़ेगी, अब 1 साल की नहीं, अब हम पहले 6 महीने की ब्याज निकालेंगे। 6 महीने में ब्याज जो बनेगी, ये 6 महीने को हमने ईयर में बदल लिया, क्योंकि फॉर्मूले में टाइम ईयर में होता है, तो 6 मंथ को ईयर में बदला तो आधा ईयर। तो अब हम क्या देख रहे हैं, 5 रुपये पहले 6 साल की ब्याज गई, क्लियर है।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। 10 रुपये ब्याज जा रही थी पूरे साल की, पहले 6 महीने तो 5 रुपये ब्याज गई। अब जब हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं तो ये तो ऐसा ही हो गया, और ये रुपया प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। तो जो अगले 6 महीने की ब्याज होगी तो वहाँ पर ध्यान से देखिए, अब ये 100 रुपये पर ब्याज नहीं, अब 105 पर लगेगी 10% अपॉन में 100। तो हम इसको इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आएगी, तो देखिए 105 बटे में 20 और 20 पंजे 100 पॉइंट। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जब हम 105 को यानी कि 105 रुपये ब्याज, यहाँ पे ब्याज कितनी बन गई हमारी 105 डिवाइड बाय 20, तो यहाँ पर जो ब्याज बनी वो 5 रुपये 25 पैसे हो गई। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं कि यदि ये कंपाउंडेड एनुअली होता तो एक साल में हम सिर्फ 10 रुपये ब्याज देते, तो 6 महीने में भी 5 रुपये गई, अगले 6 महीने भी 5 गई। लेकिन जैसे ही ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो गया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हम क्या देख रहे हैं, पहले 6 महीने तो 5 गई, लेकिन अगले 6 महीने तो इस 6 महीने होते ही इस 5 रुपये पर भी 10% ब्याज लग गई। तो और कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। तो साल भर के लिए लगेगी तो 5 रुपये लगती, और 6 महीने के लिए लगेगी तो और आधा रुपया कम हो गया, यानी सॉरी यहाँ पे लगती तो हमारी कितनी हो जाती, 50 पैसे हो जाती साल भर की, लेकिन लगी कितने, सिर्फ 6 महीने, तो 25 पैसे और ऐड हो गए। तो 5 रुपये तो हम देते ही, 25 पैसे हमें और देने पड़ गए। यानी 6 महीने के बाद हम जब साल भर के बाद बात करेंगे तो 10 रुपये 25 पैसे देने पड़े, जबकि पहले वाले केस में, एनुअली के केस में, सिर्फ 10 रुपये देने पड़े। तो ये 0.25 पैसा किस वजह से बढ़ा, क्योंकि हम अब ब्याज जो है वो हर 6 महीने के बाद कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हर 6 महीने के बाद इस ब्याज पर भी ब्याज लग गई। तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है कि अगर हमें कंपाउंडेड हाफ ईयरली में पैसा देना पड़ेगा तो इससे हमें क्या होगा, लॉस होगा, हमें ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। क्वेश्चंस के तरीके से, एग्जाम्पल को लेकर हम इसे बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं। मैनुअली अगर आपसे बोला जाए कि हाफ ईयरली में पैसा ज़्यादा होगा तो कैसे ज़्यादा होगा, ये मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। अब देखिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। यही सेम क्वेश्चन हमने लिया है 100 रुपये का, और एग्जाम्पल में भी यही क्वेश्चन दे रखा है, जो कि टेबल बना के यहाँ पर बताया 5 रुपये 25 पैसे। तो हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर इस केस में अमाउंट कितना देना पड़ा, 100 रुपये हमने लिया था, 10 रुपये ब्याज दे दी तो 110 रुपये दी। जबकि इस केस में ब्याज हमने कितनी देनी पड़ी, 100 रुपये लिया, पहले 6 महीने 5 रुपये और अगले 6 महीने 5 रुपये 25 पैसे देनी पड़ी। तो साल भर में 10 रुपये 25 पैसे, यानी 110 रुपये 25 पैसे। इसीलिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली में अमाउंट हमारा बढ़ जाता है, और अगर यही केस क्वार्टरली का होता तो और ज़्यादा बढ़ जाता। तो अब हम इसे कैसे समराइज करेंगे, तो प्रिंसिपल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रिंसिपल सेम रहेगा, लेकिन जो रेट परसेंट है वो जितना भी कंपाउंडेड एनुअली दिया जाएगा उसका तो हम कर देंगे हाफ, उसका क्या कर देंगे, हम रेट को कर देंगे हाफ। अब रेट को जैसे ही हम हाफ करेंगे उसके बाद में टाइम पीरियड हो जाएगा 2 टाइम्स। तो हम ऐसा लिख देते हैं, रेट परसेंट आधी हो जाती है किस केस में, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में। और टाइम पीरियड की बात करें तो जितना भी टाइम दिया जाएगा ईयर में उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मान लीजिए 1 साल बोला जाए तो 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो कितनी हाफ ईयरली होगी, 12 महीने में 2 हाफ ईयरली होगी, तो 2 हाफ ईयरली, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इस चीज़ों को समझना है। तो प्रिंसिपल पे कोई फ़र्क नहीं, रेट जितना भी परसेंट कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा, पर एनम लिखा होगा, उसको हमें हाफ कर देना है। तो रेट हो जाएगा R/2 और टाइम भी हो जाएगा दुगना। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पर। देखिए एग्जाम्पल 12 भी आपकी बेसिक चीज़ों को समझाने में मदद करेगा। लिखा हुआ है 12,000 रुपये का लोन 1.5 साल के लिए 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसका मतलब है हर 6 महीने के बाद में रेट परसेंट जो ब्याज होगी वो ब्याज पर भी ब्याज लगा देगा। अब एक तो तरीका हो गया डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो देखिए ये कितने ईयर है, ये लिखा हुआ है 2 और 3/2 ईयर, और रेट परसेंट है 10%। अभी मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो टाइम को दुगना कर देते, दुगना कर दिया, कितना आया 3 हाफ ईयरली, 3 हाफ ईयरली। रेट परसेंट कितना होता है, आधा हो जाएगा, तो 5% पर हाफ ईयरली, तो 5% पर हाफ ईयरली हो गया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर में n।
प्रिंसिपल हमारा 12,000, रेट परसेंट क्योंकि अब 5/100 हो गया है 5%, क्योंकि अब हम हाफ ईयरली पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और टाइम पीरियड हाफ ईयरली वाला ही लिखेंगे पावर में 3। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 13,891 रुपये 50 पैसे। ये हो गया अमाउंट। अब यही चीज़ सेम यही क्वेश्चन को अगर हमें बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए बेसिक से भी हम इसे आसानी से बना लेंगे। ध्यान से देखते हैं बेसिक से कैसे होगा। देखिए टाइम पीरियड 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, क्योंकि ये है 3/2 साल। 3/2 का मतलब हो गया 1.5 साल। 1.5 साल में कितने हाफ ईयरली होंगे? 3 हाफ ईयरली। तो अब हमें 3 हाफ ईयरली को इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। रेट परसेंट 10 ही रहेगा, क्योंकि हमने ये टाइम पीरियड 6 महीने का अलग अलग ले लिया है। तो जैसे ही हम प्रिंसिपल की बात करेंगे, P1 तो 12,000 है। हम निकालते हैं यहाँ से SI1 जब निकालेंगे तो 12,000, रेट परसेंट 10। ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पर 10 को 5 क्यों नहीं किया, क्योंकि हम पहले ही 6 महीने का सिंपल इंटरेस्ट ले लेके अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ हम इंडिविजुअल एक साथ कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर सीधे सीधे चेंज कर दिया। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए 10 ही रहने दिया था। जब हम SI के तरीके से निकाल रहे हैं तो टाइम पीरियड तो रेट तो 10 ही था, लेकिन टाइम पीरियड आधे 6 महीने का हमने ले लिया था। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो P × R × T, टाइम पीरियड, टाइम आएगा तो यहाँ पे महीने में नहीं आएगा, साल में आएगा, इसलिए 1/2 अपॉन में 100। सॉल्व किया, 12×5 = 60, 600 रुपये ब्याज आ गई। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे 600 रुपये ब्याज आ गई, अब ये प्रिंसिपल हो जाएगा दूसरे साल का कितना? 12,600 रुपये हो चुका है। अब हम SI2 निकालेंगे तो 12,600 इंटू का 10 इंटू का 1/2 इंटू का 100। सॉल्व करेंगे, इससे काट लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 ज़्यादा सही रहेगा। कितना आ जाएगा? 63, 630 रुपये। यानी कि पहले 6 महीने हम 600 रुपये दे रहे हैं, दूसरे 6 महीने में हम 630 दे रहे हैं। 600 रुपये 630। अब देखिए 630 को हम लिख सकते हैं 600 प्लस का 30, कोई गलत तो नहीं है। 600 रुपये तो पहले साल की ब्याज थी। ये 30 रुपये क्यों आया? क्योंकि इस 600 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट पर 10% ब्याज लग गया। कितने टाइम पीरियड के लिए? 6 महीने के लिए, तो 1/2। सॉल्व करके देखिएगा, देखिए 6,000/2 इंटू का 100। इससे हम जैसे काटेंगे 30 बचेगा, तो 30 रुपीज़ इस पर ब्याज लग गया। ये हो गया इसीलिए 630। जैसे हम P3 पर आएंगे तो 12,600 में 630 जुड़ जाएगा, 13,230 रुपये। अब SI3 निकालेंगे तो 13,230 रुपये पर 10% 1/2 अपॉन में 100। सॉल्व करेंगे, आएगा 661 रुपये 50 पैसे। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 630 रुपये प्लस 630, 31 रुपये 50 पैसे। अलग करके देख लेते हैं। 600 लिखते हैं इसे। पहले साल की ब्याज 600 रुपये, बचे कितने? 61 रुपये 50 पैसे। अब ये 61 रुपये 50 पैसे में से 30 रुपये यहाँ पर आ गए, 30 रुपये यहाँ पर चले गए, बचे कितने? 31 रुपये 50 पैसे। अब ये 31 रुपये 50 पैसे क्यों आए? क्योंकि इस 630 रुपये पर भी ब्याज लगी है 10%। कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए। तो ध्यान से देखिए 630 का 10% 6 महीने के लिए अपॉन में 100। सॉल्व करोगे 2 0 से 2 0, इसको इससे सॉल्व करोगे 31.50, यानी ये 31 रुपये 50 पैसे इस 630 की वजह से आए हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया ब्याज पर ब्याज लग रही है, और वही ब्याज पर ब्याज कैलकुलेट होते होते पहले 6 महीने में 600, दूसरे में 600 पर 30 जुड़ गए, तीसरे में 600 पर 30 और फिर 31.5 रुपये और जुड़ गए। इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा और हमारा टोटल अमाउंट अब कितना बनेगा? 13,891 रुपये 50 पैसे। इसलिए ब्याज पर यहाँ पर ब्याज कैलकुलेट हो रही है, और ब्याज पर ब्याज हर 6 महीने में कैलकुलेट हो रही है, इसलिए इसे बोलते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हर 6 महीने पर ब्याज बढ़ेगी और एक साल में बढ़ेगी, तो साल वाले में हमें कम पैसा देना पड़ेगा, और हर 6 महीने में बढ़ जाएगी तो हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर 5 रुपये के केस में देखा था। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि क्या होता है कंपाउंडेड एनुअली और क्या होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
अब जो बेसिक चीज़ों को हमने समझा है उसका यूज़ कहाँ आता है उस पर बात करते हैं कि जो हम बेसिक तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं इसका फ़ायदा कहाँ है। एग्जाम्पल 13 में इसका फ़ायदा मिलता है। देखिए CI आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपये और टाइम पीरियड दिया है 1 साल 3 महीने और रेट परसेंट दे रखी है 8 होल 1/2% कंपाउंडेड पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कोई दिक्कत नहीं। रेट परसेंट हमने सॉल्व करा 17/2% आ गया। हमें टाइम पीरियड महीने में नहीं लेना होता, साल में लेना होता। ये तो साल है। अब 3 महीने में कितने साल, तो ध्यान से देखिए हम इसे कैसे निकालेंगे। 12 महीने में होता है 1 साल, यूनिटरी मेथड। तो 1 महीने में कितना साल, 1/12 साल। तो 3 महीने में कितना साल, 1/12 इंटू का 3, तो आएगा कितना, 1/4 साल। इसका मतलब है सिर्फ 3 महीने में कितना साल, 1/4 साल। इस तरीके से हमने यूनिटरी मेथड से ईयर्स में बदल लिया। अब अगर ईयर में बदल गया है तो बाय फॉर्मूला चलते हैं। हमें अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल 1 प्लस आर की जगह लिखेंगे 17/2 और 100, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर में एन। एन कितना है, 1 साल 1/4 और इसके साथ जुड़ जाएगा। हम इसे सिंपली ऐड करेंगे तो 1 होल 1/4 ही लिखे जाएगा। अब देखिए हम सबको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये पावर में 1 होल 1/4 है। अब इसे सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि हमने इस तरीके की कैलकुलेशन अभी तक नहीं सीखी है। तो अब कैसे किया जाए, तो अब ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा, तो देखिए क्वेश्चन में हिंट में क्या लिखा हुआ है कि पहले आप 1 साल का निकालिए, फिर आप 1/4 ईयर का निकाल लीजिए। 1/4 यानी कि 3 महीने का अलग अलग सेपरेटली निकलेगा। जैसे हमने यहाँ 6 में 6 महीने करके निकाला था, आप पहले 1 साल का सिंपल निकाल लीजिए और फिर उसके बाद 1/4 ईयर का निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो पहले निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का। तो प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था हमारा 10,000 रुपये। P इंटू आर इंटू टी, P इंटू आर इंटू टी तो 1 ही आएगा पहले साल का, अपॉन में 100। सॉल्व किया कितना आ जाएगा, 5 टाइम में कट गया 50, 17 5 जा 85, यानी कि 850 रुपये पहले साल की ब्याज हो गई, सिर्फ पहले साल की। और ये क्वेश्चन है कंपाउंड का। अगर ये सिंपल होता तो पहले साल की इतनी ब्याज तो दूसरे साल की भी 850 ब्याज, कब की, पूरे 12 महीने की। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता और हमें निकालनी है 3 महीने की, यानी डिवाइड कर देते 4 से, जो वैल्यू आती वही हो जाती सिर्फ अगले 3 महीने की ब्याज। अगले 3 महीने की ब्याज हम इसमें जोड़ देते, हमारा टोटल ब्याज निकल कर आ जाती। कब, जब ये क्वेश्चन सिंपल का होता तब। लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल का तो है नहीं। इसका मतलब है अगले साल जब हम जाएंगे तो अगले साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 10,800 प्लस का 850 रुपये पहले साल का अमाउंट, और यही मिलकर क्या बन जाएगा, दूसरे साल के लिए यही हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। अब हम निकालते हैं ऐसा ही दूसरे साल के लिए, सिर्फ दूसरे साल का। तो प्रिंसिपल इनटू रेट तो वही रहेगा। टाइम पीरियड की बात करें तो अब टाइम पीरियड हमें पूरे साल का नहीं 1/4 ईयर का निकालना है, तो 1/4 अपॉन में 100 यहाँ पर और हमें लगाना पड़ेगा। सोल्यूशन दे ही रखा है तो 230 रुपये 56 पैसे यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, दूसरे साल की ब्याज हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब आप देखेंगे यहाँ 850 जबकि यहाँ 230 रुपये 56 पैसे है। कम कैसे हो गया, तो कम इसलिए हो गया, ये बच्चे पूरे 1 साल की ब्याज है और ये सिर्फ 3 महीने की ब्याज है, इसलिए ये पैसा कम दिखाई दे रहा है। अब हम इन दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ से अमाउंट को जोड़ दिया, तो हमारे पास में हमसे क्या पूछा गया है, इंटरेस्ट पूछा गया। तो इंटरेस्ट टोटल कितना गया है, तो 850 रुपये पहले साल गया और अगले साल के सिर्फ 3 महीने की जो ब्याज गई वो 230 रुपये 56 पैसे गई। 1080 रुपये 56 पैसे हमारा आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस को करने का इससे भी सिंपल तरीका है, बेसिक तरीका है, जो मैंने आपको RS अग्रवाल की बुक से क्वेश्चंस जहाँ किए हैं उसमें मैंने आपको ये तरीका समझाया है। अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो मेरी वह वीडियो देखिए और बेसिक चीज़ों को, इन्हें डेटा को तोड़ कर किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उन्हें देखिए। अब हम आते हैं एप्लीकेशन पार्ट पर। देखिए जो भी चीज़ें हम मैथ्स में सीखते हैं उसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन होती है, इसीलिए हम उन चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट का एग्जाम्पल 14 क्या कहता है, किसी शहर की पॉपुलेशन 1997 में 20,000 थी। वो कहता है इंक्रीज हो रही है 5% पर एनम, यानी कि हर साल 5% के रेट से बढ़ रही है। बताइए 2000 में जाकर कितनी हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि
अगर पॉपुलेशन 100 होती तो एक साल में 100 से कितनी हो गई, 5 हो गई, अगले साल 105 हो गई, अब 105 में फिर 5% बढ़ जाएगा। ये चीज़ वो क्वेश्चन हमसे कह रहा है। हमें बताना है 2000वें साल में यानी कि 2000 ईयर में पहुंचते पहुंचते उसकी पॉपुलेशन कितनी हो गई। तो यानी कि हमें निकालना है टोटल पॉपुलेशन। तो मतलब हम इसे प्रिंसिपल मान लें, इसे रेट परसेंट, टाइम देखिए क्या दिया है 97 से 2000 यानी 3 साल की बात यहाँ पर वह कर रहा है। तो 3 साल की बात कर रहा है तो डायरेक्ट अमाउंट निकाल लेते हैं। अमाउंट यानी कि टोटल पॉपुलेशन। अब ध्यान रखिएगा अमाउंट मत लिख के आइएगा, टोटल पॉपुलेशन फॉर्मूला वही लगेगा पर टोटल पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000। प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 152.5। अब पॉपुलेशन पॉइंट में नहीं हो सकती तो इसलिए आप इसे राउंड फिगर में छोड़ के आइएगा और 23153 लिखकर, और ये रुपीज़ नहीं है सॉरी पॉपुलेशन है, तो इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल है, हम इसे प्रिंसिपल मान लेंगे, इसे रेट और इसे टाइम पीरियड। एक क्वेश्चन और 15th क्वेश्चन क्या कह रखा है कि किसी टीवी को 21,000 रुपये में खरीदा गया, एक साल के बाद में उसकी वैल्यू डिप्रिसिएट होगी। डिप्रिसिएट का मतलब होता है रिड्यूस हो जाना, उसकी वैल्यू 5% कम हो गई। बताइए एक टीवी एक साल के बाद कितने रुपए की होगी आफ्टर 1 ईयर। ऑब्वियस सी बात है, हम कोई सामान खरीद के लाते हैं उसका मूल्य धीरे धीरे घटता ही जाता है। अब इस क्वेश्चन को आप परसेंटेज से भी बना सकते हैं और बाय फॉर्मूला भी बना सकते हैं, क्योंकि एक साल की बात है तो मतलब 100 पर 5 रुपए की कमी हो गई। कहने मतलब ये जो हमने इससे पिछली वीडियोज में पढ़ी थी उसकी बात कर रहे हैं। 100 पर 5 की कमी यानी कि अगर वो सामान 100 रुपये का था तो एक साल के बाद में 95 रुपये का हो गया। 100 रुपये का सामान था तो 95 का हो गया। 1 रुपये का सामान होता तो वो 95/100 का हो जाता, और 21,000 का अगर वो सामान है तो अब वो कितने का हो गया, 21,000 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। अब देखिए 21 इंटू का 95, अब 95 की मल्टीप्लाई कर लेते 21 से आएगा 1995, 1 जीरो और लगा देंगे तो इतने रुपए का वो सामान हो गया होगा। क्या हमने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कुछ भी माना? नहीं, ये सिंपल फ्रैक्शन का परसेंटेज का क्वेश्चन था, हो गया उससे सॉल्व। अब अगर हमें यही सेम क्वेश्चन करना हो फॉर्मूले से CI वाले से तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट कब? एक साल के बाद। तो 21,000 रुपये था, 1 + 5/100 की पावर n है 1, लेकिन यहाँ पर प्लस तब लगेगा जब ये अमाउंट बढ़ रहा हो, और यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि एक साल बाद उसका प्राइस 5% स्लैश हो गया, कम हो गया, तो इसलिए हम यहाँ फॉर्मूले में माइनस लगाएंगे। अब हम सॉल्व करेंगे तो 19,985 यहाँ पर आंसर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ तक की वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। अगली क्लास में जब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, स्टिल इस चैप्टर में यहाँ तक कि किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।